जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कोरोना महामारी के चलते बिना प्लानिंग से किए हुए लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने का काम लॉकडाउन से पहले ही शुरू हो गया था। सरकार अब इसे एक्ट ऑफ गॉड कह रही है, लेकिन वास्तव में यह सरकार की नाकामी रही है कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और आज इसकी जिम्मेदारी लेने से भी अपना पल्ला झाड़ रही है। यही नहीं तो अर्थ मंत्रालय से आए नए आंकड़ों के मुताबिक देश का कर्ज अब 100 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा हो गया है। क्या यह भी एक्ट ऑफ गॉड ही है? केंद्रीय अर्थ मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश पर 101.3 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है। यह 6 रिलायंस कंपनियों के मार्केट कैपिटल से भी ज्यादा है। मार्च 2020 तक 94.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब 101.3 लाख करोड़ हो गया है। यानी केवल 5 महीनों में ही लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से कर्ज लेकर अब की मोदी सरकार ने ही देश चलाने का काम किया है, बल्कि इसके शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी। अब हमारे सामने 2 सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर कर्ज बढ़ा कैसे, और अगर देश की सरकारों ने इतना कर्ज लिया है तो जनता के लिए उसका फायदा हुआ या नहीं। हम पहले सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 24 जुलाई 1991 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने देश में नई आर्थिक नीति के स्वीकार की घोषणा कर दी, जिसे आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। इस एलपीजी को हिंदी में निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण कहते हैं। इसमें जो उदारीकरण है उसकी देश पर विदेशी कर्ज बढ़ाने में बड़ी भूमिका रही है। इसे हमें समझना जरूरी है। उदारीकरण की नीति से केंद्र सरकारों ने देश के पूंजीपतियों को टैक्स में छूट देना शुरू कर दिया। शुरू में यह टैक्स की छूट सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए की होती थी, लेकिन बाद में यही छूट लाखों और करोड़ों रुपए में जाने लगी। इससे देश के हर अर्थसंकल्प में सरकार को राजस्व में घाटा होने लगा। यह घाटा पूंजीपतियों को दिए जाने वाले टैक्स के छूट के समान था और हर साल इस राजस्व घाटे की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकारों को वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से कर्जा लेना पड़ा। यदि केंद्र सरकारों ने पूंजीपतियों को टैक्स में छूट नहीं दी होती तो इतना कर्ज नहीं बढ़ता। यह काम किसी अकेली सरकार ने नहीं किया, बल्कि केंद्र में बनी हर कांग्रेस भाजपा की सरकार ने यही काम किया है और देश को कर्जे की खाई में डाल दिया है। दूसरी बात, उदारीकरण की नीति को अपनाने से पहले देश के पूंजीपतियों को खुद ही विदेश से कर्ज लेना और खुद ही उसको चुकाना पड़ता था। उदारीकरण के बाद केंद्र सरकारें पूंजीपतियों के लिए कर्ज लेने लगी और उसका भुगतान करने की जिम्मेदारी उन्होंने जनता पर डाल दी। लेकिन जिन पूंजीपतियों के लिए यह कर्ज लिया गया है उनको खुला छोड़ दिया गया। उनके प्रति सरकारों ने उदारता का भाव रखा और इस प्रकार से देश पर कर्ज बढ़ता चला गया। आज देश पर इतना कर्ज है कि हर साल लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपया केवल ब्याज के रूप में देना होता है। इतना ही नहीं तो हर एक सेकंड के लिए लगभग 1,50,000 रुपए का ब्याज बढ़ते जाता है। 135 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रत्येक नागरिक पर तकरीबन 74,000 से ज्यादा का कर्ज है। जिन लोगों पर देश का इतना कर्ज है उन लोगों को न तो इसका कोई फायदा हुआ है और न ही उन्हें इस बात की कोई जानकारी है। इसका नतीजा यह है कि देश की अर्थव्यवस्था आज पूरी तरह से डूब गई है। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के टॉप 10% अमीर लोग देश की 77.4% संपत्ति को धारण करते हैं, जिसमें 1% सबसे अमीर लोग देश की 51.5% संपत्ति के मालिक है। वही देश के बॉटम पर स्थित 60% लोग सिर्फ 4.7% संपत्ति के धारक हैं। भारत में आर्थिक विषमता का स्तर यहां तक पहुंच गया है कि जहां अडानी और अंबानी जैसों की संपत्ति तेजी से बढ़ रही है, तो वही दूसरी ओर देश की 80 करोड़ आबादी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मान लिया है, जब उन्होंने कोरोना महामारी के बीच 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात कही थी।
जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूं और चावल देने की घोषणा होती है तो इससे एक बात समझ में आती है कि वे लोग 5 किलो अनाज खरीदने लायक भी नहीं है, या इन सरकारों ने उन्हें इतना निचोड़ लिया है कि उनके पास अपना और अपने परिवार का पेट भरने तक के पैसे नहीं है। इससे कई सारे गंभीर सवाल निर्माण होते हैं कि देश पर जो 100 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज हुआ है वह आखिरकार गया कहां? सरकार ने उसे जनता के हितों के लिए खर्च क्यों नहीं किया? अगर कोई सरकार यह कहे कि वह सारा कर्ज जनता के लिए लिया गया था और खर्च कर दिया गया, तो फिर जनता की स्थिति ऐसी क्यों है?